हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एड्यूबर्ग्स और मैं हूं रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आज का जो सेशन है उसमें हम 24 दिसंबर 2020 को जो आपका पेपर हुआ है स्टेनोग्राफर का, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शिफ्ट नंबर 1 में भी पार्ट नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 हम कवर करेंगे। बिफोर मूविंग टू दिस शिफ्ट, हम लोगों ने जो कल सेशन किया था 23 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2, 23 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2, उसके क्वेश्चन हमारे रह गए थे 22 से लेकर 25 तक। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद हम 24 दिसंबर को मूव करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, यहाँ पर एक चीज़ है कि पीडीएफ डेली क्विजेज और क्लास अपडेट्स जो कि टेलीग्राम चैनल पर अपडेट होती जा रही हैं, वेबसाइट भी डेवलप हो रही है, धीरे धीरे मेंटेनेंस चल रहा है उसका। तो वी विल बी मूविंग टू वेबसाइट एज वेल। तब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन पर मूव करेंगे। ये आपका 23 दिसंबर शिफ्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 22 याद रखिएगा। ये सबसे पहले हम 23 दिसंबर के जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये सवाल आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पर बेस्ड है। सवाल कहता है एक पुलिस वाला है जो अपने पुलिस स्टेशन से निकला और वेस्ट की तरफ चला। पुलिस स्टेशन से निकल के वेस्ट की तरफ चला है, पश्चिम की तरफ 60 मीटर तक। उसके बाद ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न का मतलब हो गया आपका नीचे की तरफ, यानी कि साउथ की तरफ 38 मीटर। यहाँ से 38 मीटर चला और फ्रूट शॉप पर पहुँच गया। एक ये कोई फ्रूट शॉप है, यहाँ पर पहुँच गए। नाउ ही देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉकड 60 मीटर। तो राइट का मतलब हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि हम साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस किए हैं, तो जो हमारा लेफ्ट है वो हमारा साउथ बन जाएगा। ही देन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 38 मीटर। 38 मीटर तक चला यहाँ से भी राइट टर्न लेकर। नाउ पूछ रहा है कहाँ पहुँच गया? रेस्टोरेंट पहुँच गया है, कोई रेस्टोरेंट है यहाँ पर वो पहुँच गया। सवाल कहता है कि व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पुलिस स्टेशन। ये रहा पुलिस स्टेशन, यहाँ से लेकर फ्रूट शॉप एंड द रेस्टोरेंट बाय द फ्रूट शॉप। तो इस तरह का सवाल हमने पहले भी किया है, अगर आपको याद हो तो। यहाँ पर हम दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि हम इजीली समझ पाएँ। तो पहले हम ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो अब ज़रा समझिए, ये अगर 38 और ये 60, तो 38 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3600। और अगर आप 38 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 3 24 दूनी 48 और 6 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, 3 3 9 5 14। तो दिस इज 1444। तो 1444 का मतलब कितना हो जाता है आपका? देखिए ये हो जाएगा 4 और 6, 2 और 5, दिस इज 44, 6 4 10 और ये हो गया आपका 5, 5044। 5044 की अगर आप बात करें तो स्क्वायर अगर नियर बाय देखेंगे तो ये कुछ 7 जो 70 की रेंज में है उसमें बनेगा। उसमें आप कंपेयर करने के लिए 75 का स्क्वायर चेक कर सकते हैं। 5 पंजे 25, 7 अट्ठे 56। तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा हो रहा है, तो अब ज़्यादा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो 71 का ट्राई करते हैं एक बार। 71 का आप करेंगे तो ये चला जाएगा 1 और दिस इज 1, 7 और 7 14 और ये हो गया आपका 5041। तो 5041 स्क्वायर इसका रूट आप निकाल सकते हैं। तो क्योंकि अप्रॉक्स में पूछा है तो ये 71 आ जाएगा। अब 71 ये है और सेम ही यहाँ पर ट्रिपलेट बनेगा इसका, तो 71 अप्रॉक्स ये आ जाएगी। यहाँ पर ये फिक्स बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अप्रॉक्स की। तो 71 ये है और 71 ये है, इन दोनों को आप ऐड करिए ज़रा, तो कितना बन जाएगा 142 मीटर। यानी कि न्यूनतम दूरी जो है रेस्टोरेंट और पुलिस स्टेशन के बीच की बाय द फ्रूट शॉप से होता हुआ अगर देखें तो वो 142 मीटर बन जाएगी। सवाल थोड़ा लेंथी है बट अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। JKLMNNOR6 कलीग्स वर्किंग इन एन NGO, एक NGO में काम करते हैं। J अर्न्स मोर देन N। ऑर्डर का क्वेश्चन है। J की जो अर्निंग है वो L से ज़्यादा है बट लेस देन M, तो इसका मतलब M J से ज़्यादा कमाता है। K अर्न्स मोर देन J, K जो है
जे से ज़्यादा अर्न करती है बट लेस देन एन, एन से लेस अर्न करती है। तो अब देखो यहाँ पर हमें नहीं पता, एम और जे भी तो देखा जाए तो एम जे से ज़्यादा कमाता है, पर एम का एन और के साथ क्या रिलेशन है हमें नहीं पता। एन अर्न्स लेस देन ओ से लेस देन यानी कि ओ एन से ज़्यादा अर्न करता है बट मोर देन एम, तो एम से ज़्यादा कमाता है कौन, एन। तो यहाँ पर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि यहाँ पर एम तो फॉर श्योर आएगा ही आएगा इस प्लेस पर, बट के यहाँ पर भी आ सकता है और के यहाँ पर भी आ सकता है। तो वो सवाल क्या पूछा है, हु अमंग द 6 अर्न्स द मोस्ट। तो नो मैटर कि यहाँ आए या यहाँ आए, एम से पहले या बाद में, सबसे ज़्यादा कमाने वाला बंदा यहाँ पर कौन है, ओ। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, एनालॉजी का सवाल है। ई एफ एच का मतलब 5 6 8, इसका रिलेशन दिया है 2 10 9 से, +1 +4 -3। इसी तरीके से आप ओ पी क्यू यानी कि 15 16 और 17 में भी करेंगे तो +1 करके यहाँ 18 यानी कि आर आ जाएगा, यहाँ पर +4 करके 20 यानी कि टी आ जाएगा। तो आर टी देखिए एम आर टी में दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ -3 करेंगे तो 12 मिलेगा, यानी कि यस 15 -3 आप करेंगे तो 12 यानी कि एल आना चाहिए। तो एल टी आर भी है, देखो एल टी आर, आर टी यहाँ पर है बट टी आर नहीं है, तो एल टी आर विल बी द करेक्ट आंसर। बी सी और डी एलिमिनेट यहाँ हो गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ऑड वन आउट है, तो अगेन रेडर क्लस्टर्स दिए हैं तो हम प्लेस वैल्यूज पर काम करेंगे। 8 5 2, डिफरेंस चेक करिए, -3 -3। एल आई एफ में देखेंगे 12 9 एंड 6, अगेन -3 एंड -3, सेम डिफरेंस है। 4 1 और x, यहाँ पर तो -3 है बट x यानी कि 24, तो 1 -3 आप करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देखिएगा -3 करेंगे आप तो 1 -3 विल गिव यू -2, बट कोई लेटर नहीं होता -2 पर, तो +26 यानी कि टोटल लेटर आप ऐड करेंगे और ये आपको 24 से मिल जाएगा। तो ये भी ठीक है। 2 25, अब आंसर तो यही हो गया बट क्योंकि हम क्रॉस चेक कर रहे हैं तो हमें यही देखना है। 2 -3 25 यानी कि बी से 3 आप लेटर पीछे जाइए तो y मिलेगा, लेकिन 25 से 5 लेटर पीछे जाना पड़ेगा, तो हमें तो यहाँ -3 चाहिए था, दैट्स वाई डी विल बी द ऑड वन आउट। अब आ जाते हैं हम किस पर, दिस क्वेश्चन इज बिलोंगिंग टू योर 24th दिसंबर शिफ्ट नंबर 1, ठीक है। तो हमारा जो 23rd के रिमेनिंग क्वेश्चन थे शिफ्ट 2 के वो खत्म हो चुके हैं। एम्बेडेड फिगर है, तो ये जो फिगर है आपको बिना रोटेशन के ऐसा नहीं कर सकते, आपकी घुमा लें इधर से उधर, ये आपको ढूंढनी है। तो ये आपको दिखाई दे रही है क्या, यहाँ पर ये डायगोनल नहीं है तो ये कैंसिल। यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन मिसिंग है, ये पूरा नीचे तक इन्होंने परपेंडिकुलर डाला हुआ है, तो दिस विल अगेन बी द रॉन्ग आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ अगेन डायगोनल मिसिंग है तो दिस इज अगेन रॉन्ग। तो एक ही ऑप्शन बचता है, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए ये आपका डायगोनल भी दिया गया है और ये इस तरह से ये फिगर आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर कहा है कि 6 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। ये मंडे से आपके सैटरडे तक पढ़ाए जाते हैं, तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर? तो ये टेबल बना ली हमने, एक तरह से पजल ही है ये, बिल्कुल बेसिक लेवल की। नाउ ईच डे 1 सब्जेक्ट इज टॉट, हर दिन एक ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हिंदी इज टॉट जस्ट आफ्टर इकोलॉजी, इकोलॉजी के जस्ट आफ्टर हिंदी को पढ़ाया जाता है एंड जस्ट बिफोर इंग्लिश। तो ये कुछ इस तरह से अरेंजमेंट बन गया। बायोलॉजी इज टॉट आफ्टर इंग्लिश, तो बायोलॉजी को यहाँ पर आप रख देंगे। अब फिजिक्स एंड इकोलॉजी आर टॉट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, तो इकोलॉजी ये था, ये ट्यूसडे को, और एक मिनट, यस फिजिक्स पहले है तो फिजिक्स ट्यूसडे को पढ़ाया जाएगा, इकोलॉजी वेडनेसडे को आएगा। फिजिक्स
अब देखिए इकोलॉजी अगर यहाँ है तो ये पूरी अरेंजमेंट यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मंडे के लिए किसके लिए जगह बच गई? मंडे के लिए केमिस्ट्री के लिए जगह बच गई, तो अरेंजमेंट आपकी यहीं पूरी हो गई। वो पूछ रहे हैं मंडे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो ऑफकोर्स केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ ज़्यादा पॉसिबिलिटीज बनी नहीं है इसमें, आप आसानी से कर सकते थे। फोस्टर को लिखा गया है एक कोड के रूप में, तो अगेन ऑब्जर्वेशन हमेशा ये रखिए कि क्या जो कोड दिया गया है उसमें लेटर का चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सारे लेटर एज इट इज़ हैं। पेयर्स में चेक करेंगे, एफ ओ को क्या कर दिया गया, ओ एफ, यानी कि लेटर्स ने आपस में प्लेस चेंज किया है। एस टी का टी एस और ई आर का आर ई। तो इसी तरीके से लॉयर को जब आप देखेंगे तो ए एल बन जाएगा, और लास्ट में ई आर देखिए आर ई बन जाएगा। आर ई ना तो बी में है ना डी में। ए एल यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ ए वाई है तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, लेटर क्लस्टर सीरीज है, तो फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से चेन बनाइए। फर्स्ट लेटर इज ए, दैट इज ई 1, ई इज 5, आई इज 9 एंड ओ इज 15। 1 से 5 प्लस 4, 5 से 9 प्लस 4, यहाँ पर प्लस 6, तो बिकॉज 4 2 बार टाइम्स आया तो यहाँ पर भी प्लस 6 ही होना चाहिए, रिपीट। दैट विल गिव यू व्हाट, 21, और u की प्लेस वैल्यू होती है। ऑप्शन नंबर सी और डी एलिमिनेट हो गए हैं। नाउ इन दोनों का लास्ट लेटर चेंज है या सेकंड लेटर, कोई भी एक चेक कर लीजिए, और कुछ चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम करेंगे लास्ट लेटर को चेक। q इज 17, g इज 7, w क्या है हमारा 23, और m है 30। लेटर्स में देख रहे हैं हम, तो 17 प्लस 16 अगर आप कर देते हैं तो देखिए कि कितना हो जाएगा 33। अब 33 तो लेटर नहीं होते, तो टोटल लेटर माइनस करिए। 13 माइनस 6 विल गिव यू 7, तो यही यहाँ पर आ रहा है। प्लस 16 यहाँ पर आप करेंगे तो 23। अब कुछ स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं कि मैम कैसे पता चला प्लस 16 है, तो इन दोनों नंबर्स से पता चला, क्योंकि यहाँ पर रिपीट हो रहे थे नंबर, तो यहाँ पर भी रिपीट ही हो रहे होंगे किसी ना किसी तरीके से। तो बट यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से रिपीट हुआ है। अब ना यू सी 23 प्लस 16 इज 39। अब इसमें से 26 माइनस करिए, कितना आएगा 13, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो प्लस 16 यहाँ पर आपको करना है। दैट्स वाई जो आपका अरेंजमेंट बनेगा इसके बाद प्लस 16 आप फिर से करेंगे तो 29 आना चाहिए। 29 लेटर नहीं होते, माइनस 26 आप करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा 3, दैट इज सी। तो सी शुड बी द लास्ट लेटर। ऑप्शन ए एलिमिनेट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिनेरियो को कोड किया गया है SCENARIO। जब इतना बड़ा लेटर दिया हो तो थोड़ा ध्यान से देखें, लेटर्स को बहुत ध्यान से रखेंगे। 1, 18, 9 एंड 15, ये सब इनकी प्लेस वैल्यूज हैं। ठीक, कोई चेंज दिखाई दे रहा है, कोई चेंज नहीं, यहाँ दिख रहा है। इसको इन्होंने 19 × 2 यानी कि जो प्लेस वैल्यू है उसका डबल लिखा है, तो कोई चेंज नहीं है। पैटर्न क्या काम कर रहा है कि फर्स्ट लेटर की जो प्लेस वैल्यू है उसको डबल करके कोड किया गया है। तो मॉन्यूमेंट में अगर आप देखेंगे तो m is 13, तो 13 is to 2 will give you 26। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर, अच्छा बाकी तो सब ऐसे ही है। उसके बाद टी में, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती तो लास्ट में 20 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए भी एलिमिनेट। नाउ 15, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 14, तो n है थर्ड प्लेस पर जिसकी प्लेस वैल्यू 14 होती है। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर देखिए, हर एक सिंबल का अपना मीनिंग है। अगर हैश की बात करें तो हैश का मतलब होता है सिस्टर। अगर हम परसेंटेज की बात करें उसका मतलब होता है मदर। नाउ उसके बाद अब यहाँ पर आपको बताना है, दो ही सिंबल दिए हैं कि कौन सा ऐसा आपका एक्सप्रेशन है जो ये कहता है जो पी है वो क्यू की मदर की सिस्टर है। तो उसके लिए पी
कब फीमेल होना ज़रूरी है, तो वैसे ऑलरेडी दोनों फीमेल ही होंगी। नाउ अब हैश का मतलब होता है सिस्टर, तो पी क्यू की माँ, तो क्यू की मदर आपको ढूंढनी पड़ेगी और उसके साथ में आपको क्या रिलेशन बनाना पड़ेगा, डॉटर का रिलेशन, और यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो P परसेंट R का मतलब है P मदर है R की ऑलरेडी, तो P मदर की होने से कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, P की सिस्टर होने का फ़ायदा है। तो P कौन है, हैश सिस्टर है R की, और R कौन है, R इज़ द मदर ऑफ Q। क्लियर, तो उसने यही बोला था P Q की मदर, Q की मदर की सिस्टर है, दैट्स वाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, ये जो नंबर्स हैं, दिस इज 10 का स्क्वायर, दिस इज 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, यही करके इन्होंने हमारे लिए चीज़ें आसान कर दी। और यहाँ पर भी स्क्वायर ही दिखाई दे रहा है, तो दिस इज 6 का स्क्वायर और दिस इज 8 का स्क्वायर। अप्रोच मैंने क्या लगाई है, मैं उस तरह से सॉल्व करा रही हूँ। तो फॉर दैट 6 कहाँ से लेकर आया जाए, देखिए 27 माइनस 15, कॉलम 1 में आप चेक कर रहे हैं, दिस विल गिव यू व्हाट, 2 and 1 12। अब हमें तो 6 चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 6 आ गया, और 6 का स्क्वायर 36 होता है। नाउ 30 माइनस 40 विल गिव यू 16, डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 8, एंड 8 का स्क्वायर होता है 64, दैट इज ऑलरेडी गिवन on this third number. Now 40 minus 22 will give you 18. 18 divided by 2 will give you 9, and 9 का square will give you 81. तो 81 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज ओके, फिगर सीरीज पर बेस्ड है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं उनको आपको चेक करना है। बस यहाँ ध्यान रखिएगा, बीच में लाइन मिसिंग है, तो लाइन वाले सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट अगर कर दें तो सिंपली ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ बट यहाँ पर देखने वाली चीज़ ऐसी है कि क्या एग्जैक्टली यही आंसर आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपको आकृति दी है, ये इस पार्ट में यहाँ पहुँच गई, यानी कि लास्ट में। ओके, अच्छा, बट हम जो ऑप्शन यहाँ लगा रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो स्टार है वो लास्ट में आना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बाकी जो माइनर डिटेल है वो यही है आपकी कि ये जो साइन है, अब इन्होंने ऑप्शन बनाने में इसका मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं करी है ना, सिंपल इस डंडे से पता चल गया कि ये यहाँ पर जो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पर क्रॉस चेक हम करते ही हैं जब हम क्लास में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, इसमें जो चेंज आया है वो ये आया है कि जो ये वाली वैल्यू थी वो उठ के फर्स्ट प्लेस पर आ गई, बाकी इन दोनों को एज इट इज मूव कर दिया राइट साइड में। इसी तरीके से जो ये वाली वैल्यू है, ये बॉम्ब नहीं देखते आप बनाते इमोटिकॉन्स वगैरह, तो कुछ ऐसा ही है, ये यहाँ पर आ गया और ये आपका एरो और स्टार इधर खिसक गया। नाउ स्टार शुड बी एट द फर्स्ट प्लेस, ये उठ के यहाँ पर आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर ऐसे ही अरेंजमेंट दिया गया है। ये हमने क्रॉस चेक कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज बेस्ड ऑन डिक्शनरी, जो कि आपका अरेंजमेंट लगाना होता है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। जम्बलिंग का सवाल है, सी ए सब में एक सा है, सी ए टी सब में एक सा है, फोर्थ लेटर चेक करेंगे टी ई ई ए, तो ऑफकोर्स इन दोनों में से कोई पहले आएगा। तो जब इन दोनों में से कोई पहले आएगा तो सी ए के बाद में देखिए यहाँ पर टी ए, और टी ए के बाद में एक तो दिया है टी और एक दिया है एल, तो ऑफकोर्स एल पहले आता है, यानी कि 5 के बाद 4 आएगा। तो 5 के बाद 4 सभी में है, बस ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। नाउ मूविंग टू दिस ई के बाद आई आर है और इसके बाद जी, तो ऑफकोर्स जी पहले आएगा, यानी कि 5 4 3। अब 5 4 3 यहाँ पर भी है और उसके बाद 2, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नाउ 1 शुड बी दिस, 1 1 पे आ जाएगा क्योंकि टी के बाद टी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डिस्टेंस इन डायरेक्शन है अगेन। महीप नाम का कोई पर्सन है जिसने ऑफिस से चलना शुरू किया साउथ की तरफ 120 किलोमीटर। अच्छा, मीटर में दिया है, नो प्रॉब्लम, ये तो हमारे लिए नंबर्स हैं ओनली।
तो ये महीप हैं जिन्होंने यहाँ से चलना शुरू किया। नाउ देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स सर्टेन डिस्टेंस। अब आपको पता है कि लेफ्ट का मतलब हमारे लिए ओके सो जब साउथ में जा रहे हैं तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा कि हम अपने राइट साइड टर्न करेंगे। तो राइट साइड टर्न करके भी एक सर्टेन डिस्टेंस चली गई है, दैट इज ए मीटर चला है वो, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कितना है। नाउ देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 80 मीटर डाउनवर्ड। अगेन कहाँ पर आ गया वो? आ गया वो साउथ की तरफ, ठीक है। नाउ देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स अनदर सर्टेन डिस्टेंस बी। फिर से इसी डिस्टेंस पे चला है। ओके जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके ये चला है यहाँ पर बी डिस्टेंस। तो ये दो डिस्टेंस ऐसी हैं जो हमें नहीं पता। अब क्या कहता है, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम इज 290, यानी कि इस वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये जो डॉटेड लाइन से मैं अभी बना रही हूँ। ये उसका होम है, ये ऑफिस था महीफ का, ठीक। ये जो डिस्टेंस है दिस इज 290। और अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 80 दैट्स मी 200, ठीक है। नाउ अब ये ट्राइंगल आप यहाँ पर बना लें तो ये जो पूरा ट्राइंगल है OAC, इसमें आप लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है 29, 20 और 21 का क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू आएगी ए वाली, अब देखिए ए इसको काउंट करिए चाहे ए इसको काउंट करिए एक ही बात है, तो इसको भी ए मीटर लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये 210 आएगा क्योंकि ये 290 था, ये 200, तो दिस शुड बी 210। तो ये टोटल आपका 210 बन जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का सम ही पूछा गया है कि ए और बी, महीप ने ए और बी जो डिस्टेंस तय की थी यहाँ पर उसका सम क्या है। तो 210 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। कैंडिड का कोड दिया गया है CANDID HMHREG, ठीक है। 3 से 8 यानी कि +5, 1 से 13 यानी कि +12। अब देखो 5 से सीधा 7 का डिफरेंस है और फिर यहाँ पर 14 से 8 आप देखोगे तो माइनस, तो यानी कि ये सामने सामने से तो रिलेशन चल नहीं रहा है, तो इसको हम करेंगे यहाँ से इरेज। नाउ लेट्स सी अगर ये नहीं है तो कौन सा चल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, सबके प्लेस वैल्यूज लिख लेंगे। देखिए जब स्ट्रेट फॉरवर्ड काम ना चले तो हमें क्या करना चाहिए, जम्बलिंग फॉर्म में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो 4 से जब 8 किया गया तो +4, 3 से 7 अगेन +4, 9 से 13 +4, 1 से 5 +4, 4 से 8 +4 और 14 से 18 अगेन +4। तो जम्बलिंग फॉर्म में कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे इसे तो क्या किया गया +4। उसी तरीके से जब आप SEX को कोड करेंगे दैट इज कॉल्ड सेंसेक्स, तो इसमें आपकी कोडिंग किस तरह से दिखाई देगी, या तो आप रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। दिस इज 19, 5, 14, 19, 5, 24। तो 24 + 4 विल गिव यू 28, बट 28 तो होता नहीं है तो 2 आएगा और जो कि b की वैल्यू होती है। तो ऑप्शन बी और सी यहाँ से एलिमिनेट। नाउ 19 + 4 विल गिव यू व्हाट 23। w की प्लेस वैल्यू होती है, v दिया है ऑप्शन ए में, कैंसिल। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। कुछ और चेक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल, 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन, लेट्स सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा। नो बोट इज अ शिप। बोट का नो का रिलेशन शिप के साथ दिया गया है, ठीक। सम शिप्स आर रॉड, कुछ शिप रॉड हैं। नाउ निष्कर्ष कहता है नो बोट इज रॉड। बहुत सारे स्टूडेंट इसे करेक्ट करके आएंगे बट ये नॉट फॉलो है। क्यों? बोट और रॉड का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है।
अब रॉड की तरफ से बोट की तरफ सम नॉट का रिलेशन बनेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा किसके अंदर आ गया, शिप के अंदर, और सारा का सारा शिप बोट नहीं है आपका, तो यहाँ तो सम नॉट बन सकता था, लेकिन बी की तरफ से आर के साथ कोई नो का रिलेशन नहीं बनेगा। सम रॉड आर शिप तो बिल्कुल है, ये आ गए यहाँ पर, है ना। सम रॉड्स आर नॉट बोट, तो जैसा कि मैंने कहा सम नॉट का रिलेशन बनेगा तो ऑफकोर्स बनेगा। तो कंक्लूजन 2 और 3 फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। 13th क्वेश्चन अगेन जम्बलिंग है, बट इस बार लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिए, कंज्यूमिंग, क्रॉप कटिंग, सीड सोइंग, सेलिंग और इरिगेशन, इन सब में सबसे पहले बीज बोया जाता है, सीड सोइंग, उसके बाद पानी की दिया जाता है, सिंचाई की जाती है, इरिगेशन। 3-5 कहाँ दिख रहा है, 2 ऑप्शन को छोड़ के सब जगह दिख रहा है। उसके बाद क्या किया जाता है, क्रॉप को काटा जाएगा, उसको बेचा जाएगा, फिर कंज्यूम किया जाएगा। 3, 5, 2, 4, 1 शुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी। 14th क्वेश्चन कटिंग फोल्डिंग का है। इस तरह से कट लगाए गए हैं, एक सर्कल और एक ये कुछ हाफ ट्राइंगल आई कैन से, और द एरो साइन, ठीक है। तो जब ये यहाँ पर फोल्ड था, अनफोल्ड करेंगे तो सर्कल तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। तो कहाँ कहाँ है ये, यहाँ छोड़िए, टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ भी अगर देखूँ तो मैं ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एरो का साइन है वो सर्कल के ऊपर दिखेगा, ना कि नीचे, ठीक है। तो ये इतना गेम जैसी चीज़ है, ये सिंपल सा गेम है, इसके लिए आप घर पे पेपर में पंच कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखो, मैं घर पे पंच करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, अगर 2-3 क्वेश्चन भी पंच करके देख लिए तो जो इमेजिनेशन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी इमेजिनेशन पर बेस्ड है कि आपका दिमाग कितना क्लियर सोच पाता है ना। कई बार होता है कि अगर मैं सोच रही हूँ कबूतर, तो मेरे दिमाग में एक इमेज बनती है कबूतर की, ठीक है, हल्के ग्रे से कलर का होता है, छोटा सा होता है ना, घरों में उड़ता रहता है, काइंड ऑफ दैट। तो जितना शार्प इमेजिनेशन होगी उतना जल्दी ये सवाल आपसे हो पाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ 1-2 क्वेश्चंस के लिए जस्ट फॉर फन एंड खेलने के लिए आप एक पेपर पे कटिंग फोल्डिंग ऐसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन। अब ये सवाल यहाँ पर 65 और 30 का रिलेशन है और 7 और 8 का रिलेशन। अब जिस तरह से ऑप्शन दिए हैं, देखिए 6:5 30 होता है, उसी तरीके से 7:8 कितना हो जाएगा, 56, और सवाल में भी दिया है ऑप्शंस में, तो यही आपका आंसर होगा। पहले नंबर के डिजिट को मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर लेकर आया गया है। 16th क्वेश्चन। जब इतनी लंबी चौड़ी सीरीज दिखाई दे तो समझ लें मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल्टरनेट सीरीज चल रही होगी। ऑल्टरनेट सीरीज चल रही है तो 35 से 42 का मतलब होता है +7, 42 से 50 का मतलब +8, तो यहाँ पर +9 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो देयर शुड बी 59, और 59 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिर्फ, पर जस्टिफाई आपको 46 भी करना पड़ेगा पहले। अब देखिए यहाँ पर 59 के साथ आप क्या कर सकते हैं, 10 करेंगे तो यहाँ पर 69 आ रहा है, तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 59 लिख देते हैं तो 69 आएगा, ये क्लियर हो गया आपका, है ना। तो इससे एक बात तो ये हो जाती है, ऑप्शन भी यहीं पे मार्क करके आ जाइए, पर क्योंकि हम क्लास में हैं तो हम इसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। ये हुआ आपका +2, दिस इज +4 एंड दिस शुड बी देन +6 और +8, क्योंकि डबल भी हो सकता है और सिर्फ इवन नंबर भी हो सकते हैं। तो पहले +6 करके देखिए, जब आप 40 में +6 करते हैं तो यहाँ पर 46 बनता है, और 46 में जब फिर +8 kरेंगे, क्योंकि फिर इवन नंबर की बात हो रही है, तो क्या बनेगा 54, यानी कि +8 नहीं किया गया है, +6 ही किया गया है, या इवन नंबर ऐड किए गए हैं। तो यहाँ जो आएगा वो आएगा 46, ठीक। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन। स्क्वायर बेस सीटिंग अरेंजमेंट है, 8 घर हैं ABCDEFGNH, 4 घर एक चौकोर आकार के बगीचे के कोनों में स्थित है। मान लीजिए बीच में कोई गार्डन है स्क्वायर शेप का, उसके 4 कोनों पे कुछ घर हैं और कुछ मिडिल पे हैं। अब खास बात यह है कि सारे के सारे ही नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं,
सेंटर की तरफ बेसिकली। ठीक, तो सवाल शुरू हो जाता है बी इज बिटवीन ए एंड एच। तो ए यहाँ भी हो सकता है, एच यहाँ भी हो सकता है, और इस तरह से भी इन्हें लिख सकते हैं, बट बी बीच में ही आएगा, है ना। नाउ उसने कहा एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। जी के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है। डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। सी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है। विच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। कौन? सी। तो इस तरह से बन जाएगा। ओके, बी एंड एफ आर इन द मिडिल ऑफ द टू साइड्स फेसिंग ईच अदर। तो बी मिडिल पे बैठा है, तो ये एफ यहाँ पे इसके सामने आएगा, क्योंकि ये मेंशन किया गया है ऑलरेडी। तो सी यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कौन बचा आपके पास? जी। ठीक, अच्छा, सो बट अगर आप इसको ऐसे बिठाते हैं तो ज़रा देखिए, उसने कहा था जी के लेफ्ट में एफ है, तो ये जी के लेफ्ट में नहीं, जी के राइट में बन रहा है, तो जी यहाँ तो नहीं बैठा हो सकता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जी की प्लेस चेंज करनी पड़ेगी, तभी तो लेफ्ट में बैठेगा। तो जी के लेफ्ट में बैठा होने के लिए एफ का जी को यहाँ होना चाहिए। उसके बाद उसने यहाँ पर कहा था एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। डी सी के इमीडिएट लेफ्ट है, तो ये दोनों यहीं पर बैठ सकते हैं। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट होने का मतलब हो जाता है ये। नाउ उसने क्या कहा, यहाँ पर उसने लास्ट लाइन में बोला है डी इज नॉट एडजेसेंट टू एच। तो डी तो एडजेसेंट है नहीं एच के, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर भी एक ऑब्जर्वेशन और अगर आप देखोगे तो डी और सी इस तरह से ना बैठ के किस तरह से बैठेंगे? डी और सी बैठेंगे इस तरह से कि डी यहाँ आएगा और सी यहाँ, तब ही जाकर जो डी है वो सी के इमीडिएट लेफ्ट पे बनेगा, क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट का मतलब होता है आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं जब आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठे होते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है इसको बहुत स्ट्रेट रखिएगा दिमाग पे। नाउ डी एच के पास नहीं बैठ सकता, तो यहाँ पर एच ना लेके हम क्या रख लेंगे? ए, क्योंकि यहाँ तो हमारी पॉसिबिलिटीज बन रही थी, और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा आपका? एच आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ से खत्म हो गई, बचा कौन? ई। तो ई एच बी डी सी एफ जी, ये आपका अरेंजमेंट बनेगा। कोनों पे कौन कौन से घर हैं आपको बताना है। तो देखिए, एक तो जी है, तो जी सभी में है। सी है, सी आपका इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें भी, 3 में है। फिर एच आ जाता है, एच यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो ए सी जी एच, ए गिरा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखेंगे। वेन डायग्राम, इस बार आपको क्लासेस अलग अलग दिए हैं ऑप्शंस में, बस एक वेन डायग्राम आपको दिया है। तो देखिए, सॉलिड अलग होता है, गैस अलग होती है और मिल्क अलग हो जाता है, लिक्विड फॉर्म हो जाएगी, इस तरह से बनता। मेल फीमेल की बात करें तो मेल और फीमेल दोनों अलग है। चिल्ड्रन का अगर आप देखोगे तो चिल्ड्रन में अगर यहाँ पर बात कर दें तो इसको भी हम अलग ही रख सकते हैं, या फिर सम पार्ट हम इसमें लेकर चल सकते थे। ठीक है। नाउ फादर और मदर में देखिए दोनों अलग हो गए जेंडर वाइज। ब्रदर की बात करें तो कुछ फादर ब्रदर हो सकते हैं, ये रिलेशन ऐसे बनता। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे, वैसे यही करेक्ट बनेगा। कैसे? देखिए, जो गैस है उसका तो अलग आ गया सर्कल। लिक्विड और मिल्क की बात हो रही है, तो जो मिल्क होता है वो पूरी तरह से लिक्विड होता है, बिल्कुल यहीं पर ये आपका रिलेशन जस्टिफाई करता है। 19th क्वेश्चन पर देखेंगे। 19th क्वेश्चन अगेन सिलॉग का सवाल है, 3 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन है। कुछ फैन कूलर्स हैं, सम फैंस आर कूलर्स, ऑल कूलर आर इक्विपमेंट, सारे के सारे कूलर आपके इक्विपमेंट हैं। सम इक्विपमेंट आर मोबाइल, कुछ इक्विपमेंट आपके मोबाइल हैं। सम इक्विपमेंट आर फैंस, कुछ इक्विपमेंट फैन है, तो ये आ जाता है बिल्कुल है। सम मोबाइल आर फैन, कुछ मोबाइल फैन है, तो फैन ये रहा, मोबाइल ये रहा, नो। नो इक्विपमेंट इज अ फैन और कूलर, बोथ, कोई भी इक्विपमेंट जो है आपका वो ना तो फैन है ना है कूलर। तो ये देखो यहाँ पर आप नहीं पता कर सकते, वैसे भी नो का रिलेशन नहीं बना सकते क्योंकि सारे आपके पॉजिटिव हैं। तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, दैट इज एन ऑप्शन नंबर डी, और इधर और तो हम लगा नहीं सकते यहाँ पे।
अब इस सवाल को समझिए। इस सवाल को समझना ऐसे अक्सर क्या होता है, उसने कहा होता कि 26 मार्च 2004 को कोई दिन था रविवार, और उसके बाद आपको निकालना होता 26 मार्च 2006 को। तो फॉरवर्ड हम चल रहे थे। तो आपको पता है जो ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं उसमें जब हम सेम डेट निकालते हैं तो उसमें +1 करके निकालते हैं कि अगर मान लीजिए 26 मार्च 2004 को रविवार था तो 26 मार्च 2005 को रविवार +1 करके आप निकालोगे। लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स चल रहे हैं। सबसे पहले हम 2004 की बात पूछ रहा है पर दिया है 2006, तो यहाँ पर 2005 भी आया होगा। अब आपको एक चीज़ और पता करनी है, लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर। तो ये भी ऑर्डिनरी है, ये भी ऑर्डिनरी है, बट ये लीप ईयर बन जाता है। लेकिन इसको लीप ईयर हम काउंट करेंगे नहीं क्योंकि हमें तो मार्च की बात करनी है और हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ चल रहे हैं? रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं। तो अगर हम रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि यहाँ से आपने 1+ किया होगा और यहाँ से भी 1+ किया होगा। तो जो दिन निकल के आया वो आया रविवार। ठीक है, क्या आया? संडे। तो वो पूछ रहा है 2004 को कौन सा दिन होगा, तो संडे में से अब आप फिर से ऐसे जाएंगे -1 और फिर -1। तो जब संडे -2 आप करेंगे तो क्या बचेगा? फ्राइडे। तो ये आपका आंसर आएगा। ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर है कि आप रिवर्स जा रहे हैं, पिछले सालों में जा रहे हैं। तो जो एक एक दिन ऐड होता है वो एक एक दिन घटता चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 साल की बात हो रही है, और क्योंकि फैब के बाद हम बात कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, तो पहले अगर रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो दिसंबर से शुरू करते हैं। तो मार्च पहले आता है और फरवरी बाद में आएगा, और फरवरी में 29 दिन होने की वजह से ही तो ये लीप ईयर है, पर हम तो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं। तो इसको हम यहाँ पर लीप ईयर वाली कंडीशन से एग्जेम्प्ट कर देंगे। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखिए, एज का सवाल है। 4 साल पहले की बात हो रही। 4 years ago ए जो है वो बी के 2 गुना थे। 6 years hence सी ए के 2 गुना हो जाएंगे। ओके, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 10 year मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ बी। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ ए और बी के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 10 years। तो जब डिफरेंस की बात हो रही है तो डिफरेंस तो हमेशा से ही सेम रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आज मैं अपने पापा से 20 साल छोटी हूँ तो मैं जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो वो 20 साल से 18 हो जाऊंगी, कभी 19 हो जाऊंगी। नो ना। तो जो गैप है, एज गैप, वो हमेशा सेम रहता है, डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ से हम 4 साल पहले की एज पता कर सकते हैं कि नहीं, है ना। अच्छा, तो ज़रा देखते हैं। तो 2 और 1 के बीच का रेशियो डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका? 10 years। तो जब ये 1 is 10 तो 2 कितना हो जाएगा? 20 और ये 10, यानी कि 4 साल पहले ए 20 साल का था। तो अगर 4 साल बाद की बात यानी कि प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में ए जो है वो हो जाएगा 20 + 4 दैट इज 24, और यहाँ पर बी हो जाएगा 10 + 4 यानी कि 14। ठीक। अब सी की वर्तमान आयु पूछी है उसने। अब देखिए यहाँ पर अगर सी की बात करें तो 6 साल पहले जो सी था, अब ए को देख लेते हैं सबसे पहले। अगर ए आज 24 साल का है तो 6 साल बाद कितने का हो जाएगा? 30 साल का, यानी कि ये 1 = 30, यानी कि सी की जो एज होगी उस टाइम पे वो 60 years होगी। तो 60 years अगर 6 साल बाद है तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 6 साल माइनस करिए, एज ऑफ सी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 60 - 6 यानी कि 54 years शुड बी द आंसर। ये आपका आंसर आ जाएगा 54। ठीक है, ओके, लेट मी राइट इट अगेन क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर इरेज करने की ज़रूरत है। आंसर आपका आ गया है, बस नंबर्स में क्लियर करके लिख देती हूँ यहाँ पर। दिस इज 54। ठीक है, दिस इज 54, ऑप्शन सी। 22 देखिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं साइन के साथ, तो बहुत ध्यान से करेंगे। देखिए 17 और 18 ये 2 नंबर चेंज हो रहे हैं। अब आप 8 - 17 लिखेंगे तो माइनस में आएगा आंसर। अब देखो ये है साइन, ये यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। 2 / 6 = 3।
तो यहाँ से कितना बनेगा 1। अब ये 1 से यार माइनस की वैल्यू तो क्लियर नहीं हो सकती, तो दिस इज कैंसिल। नाउ एक और डिवीजन का साइन है, माइनस और डिवीजन चेंज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डिवाइड आप कर देंगे, 6 और 3 चेंज हो रहे हैं। तो एक बात बताइए, क्या 8 से आप 17 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, अगेन कैंसिल। अब आ रहा है इंटू और प्लस की बात, यहाँ पर 2 और 8 चेंज हो रहे हैं, तो इंटू प्लस का मतलब है 7 माइनस 2 इंटू, ओके आई एम सो सॉरी, यस, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा इंटू, और 2 की जगह क्या होगा 8, तो ये 17 माइनस 16 बन गया। यहाँ पर अब बात आ जाती है इंटू की जगह प्लस की, प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2, तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस 2 विल गिव यू व्हाट 3, दैट इज गिवन इन राइट साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 6 वस्तुएं आपको दी हैं, ये रिलेशन है, बैक टू बैक रिलेशन बन रहा है, तो ध्यान से बनाइएगा। देखिए यहाँ पर उसने कहा है जो Q की वैल्यू है वो 1.5 ऑफ टाइम्स है किसकी, T की। द वैल्यू ऑफ U इज 4 टाइम द वैल्यू ऑफ P। द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ R, यानी कि S और R दोनों एक समान है। द वैल्यू ऑफ P इज 3.5, P की जो वैल्यू है वो 3.5 है वैल्यू ऑफ R, ओके। द वैल्यू ऑफ T इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ R। चलो भाई, यहाँ से ऐसे करके रिलेशन बनते चले गए अलग अलग। प्राइस ऑफ P इज 70, तो इस इक्वेशन से निकालिए 70 इज इक्वल्स टू 3.5 R, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी 70 डिवाइडेड बाई 3.5, दैट्स मीन 20। क्लियर, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर R की वैल्यू अगर 20 है तो R की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, T का वैल्यू हो जाएगा 40। ठीक, R और T हमें मिल गए। हमें Q की वैल्यू निकालनी है, तो हमें Q की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है, इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन में ज़रा देखिए, इस इक्वेशन में आप देखेंगे तो Q इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू T कितना दिया है 40। तो ज़रा इसको यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो ये 1 से 1 कैंसिल, 60 शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए। डिस्टेंस इन डायरेक्शन है, प्रीतम ने पॉइंट बी से चलना शुरू किया है, मान लीजिए ये कोई पॉइंट बी है और 40 मीटर पश्चिम की ओर चले हैं, दिस इज वेस्ट। थोड़ा सा आज ये जो पेन टैब है थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बिकॉज सारे फोन सारी लाइन्स इधर उधर हो रही हैं, सो हैव पेशेंस। ये बी है, यहाँ से शुरू किया वेस्ट की तरफ, ठीक है, 40 मीटर चला। नाउ फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या हो गया, नीचे की तरफ साउथ की तरफ 35 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है यानी कि 25 मीटर, दिस। अब यहाँ पर बात आ जाती है, हरमीत ने किसी पॉइंट ए से चलना शुरू किया, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रीतम। प्रीतम का लास्ट पॉइंट क्या है, ये, ठीक, ये कोई ए पॉइंट है। यहाँ से हरमीत ने चलना शुरू किया और पूर्व की ओर 45 मीटर चला, ईस्ट की तरफ वॉक किया उसने 45 मीटर, तो ये आ गए 45 मीटर। नाउ उसके बाद राइट टर्न लेकर 35 मीटर और चल दिया, और जब यहाँ तक चला तो वो प्रीतम से जाके मिला, यानी कि ये 35 है और ये 45, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये उठ के यहाँ पर हम लगा सकते हैं, तभी तो जाके प्रीतम से मिलेगा ये पॉइंट पर, है ना। अच्छा, पूछ रहा है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो ये 45 है, ये 25 है और दिस इज 40, तो ये कितना हो जाएगा 70। 1 1 10 शुड बी द आंसर, 45 प्लस 25 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 70 प्लस 40, यानी कि 1 1 10 मीटर। क्लियर। 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, दैट वेदिका इज द वाइफ ऑफ गौरव। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, वेदिका वाइफ है किसकी, गौरव की, ठीक। मीता इज द डॉटर ऑफ मालती, मालती की डॉटर है मीता।
यशवंत इज द सन ऑफ भुवन, कोई भुवन है, इनके जो बेटे हैं वो हैं यशवंत। प्रियंक रोहन की मदर के हस्बैंड है, तो मान लीजिए रोहन है, उनकी मदर होंगी, उनके हस्बैंड कौन है, प्रियंक। ठीक। भुवन इज द ग्रैंडफादर ऑफ मीता, यानी कि भुवन के या तो बेटे ये हैं और भी बच्चे हो सकते हैं, उनकी बेटी कौन है, मीता। ठीक है, क्योंकि मालती के हस्बैंड का भी कोई पता नहीं है। रोहन इज द सन ऑफ वेदिकाज ब्रदर, तो रोहन प्रियंक का ऑलरेडी क्या है, बेटा है, तो वो वेदिका का कौन हो गया, भाई, और वेदिका ऑलरेडी किससे मैरिड है, गौरव से। ठीक है, गौरव इज द हस्बैंड ऑफ द डॉटर ऑफ कादम्बिनी, यानी कि वेदिका की मदर का नाम क्या हो गया यहाँ पर, कादम्बिनी। ठीक। नाउ रोहन इज द ब्रदर ऑफ मीता, अब कहानी हम यहाँ से जोड़नी शुरू करेंगे। रोहन, मीता, ओके, ये दोनों भाई बहन हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। रोहन और मीता भाई बहन हैं, तो रोहन के फादर जो हैं वो हैं कौन, प्रियंक। तो ऑलरेडी मीता की जो मदर है मालती, वो कौन हो गई, रोहन की मदर। इतनी बात क्लियर है। नाउ अब प्रियंक की सिस्टर है वेदिका, वेदिका के हस्बैंड हैं कौन, गौरव, और ये जो कादम्बिनी हैं उनके सन इन लॉ हैं, क्योंकि वेदिका की मदर हो गई वो। अब बात आ जाती है कि मीता डॉटर, ग्रैंड डॉटर किसकी है, भुवन की, तो यशवंत और भुवन का भी फादर और सन का रिलेशन है। तो अब ये कब पॉसिबल है, जब प्रियंक और वेदिका का भाई कौन बन जाए, यशवंत। तो यानी कि मैं यशवंत को यहाँ पर अगर रख लेती हूँ, तो यशवंत इज द ब्रदर ऑफ प्रियंक एंड वेदिका, देन भुवन कौन हो जाएंगे, इनके फादर हो जाएंगे, ये आ गए भुवन। तब जाके इसकी सन की जो बेटी है मीता, वो क्या हो जाएगी, भुवन की ग्रैंड डॉटर। अब स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा रॉन्ग है। वेदिका इज द सिस्टर ऑफ यशवंत, देखिए वेदिका ये है, यशवंत ये है, दोनों भाई बहन है, करेक्ट। वेदिका इज द डॉटर ऑफ भुवन, तो बिल्कुल इन दोनों का रिलेशन फिर हस्बैंड वाइफ का बन गया, कादम्बिनी और भुवन का, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। मालती इज द वाइफ ऑफ भुवन सन, तो प्रियंक बिल्कुल भुवन का बेटा है, मालती उसकी वाइफ है, ये करेक्ट आ जाएगा। यशवंत, प्रियंक और गौरव आर द सन ऑफ भुवन, तो देखिए गौरव सन नहीं है, सन इन लॉ है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत, और यही आपका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Now, for the PDFs, daily quizzes and other class updates, to join our Telegram channel, और भी बहुत नई नई चीज़ें हम वहाँ अपलोड कर रहे हैं, सारा कुछ लिंक यहीं से है, तो ये आपको ज्वाइन करना ही करना है। बाकी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं। सोशल मीडिया के ज़रिए अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज से कनेक्ट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, थैंक यू सो मच।